हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटीपी के चैप्टर 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो अभी हम सीटीपी का चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो हमारे एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कौन सी सूची में आती है। तो आप जानते हैं, तो हमारे पास 3 तरह की सूची होती हैं: राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची क्या होती है? यह वह सूची होती है जिसके ऊपर केंद्र और राज्य कानून बनाता है। केंद्र और राज्य मिलकर जो कानून बनाते हैं जिन लिस्ट पर, जिस सूची पर, उसे कहा जाता है समवर्ती सूची। तो शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में आती है। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा जाता है कि शिक्षा को मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में कब जोड़ा गया, यानी कौन से संविधान संशोधन के आधार पर इसको जोड़ा गया। तो शिक्षा को अगर मूल अधिकार की लिस्ट में डाला गया है तो ये डाला गया था 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002। तो यह एक्ट आया था 86वें संविधान संशोधन। इस अमेंडमेंट के आधार पर शिक्षा को क्या माना गया है? मूल अधिकार माना गया है। ठीक है, और इसको जो स्थान दिया गया है वो भाग 3 के आर्टिकल 21A में, अनुच्छेद 21A के वाले भाग में इसको रखा गया है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये बात कही गई है किसमें? 86वें संविधान संशोधन 2012 के संशोधन में। ठीक है गाइस, और इसको स्थान दिया गया है आर्टिकल 21A में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और संभावना है आगे वाले परीक्षाओं में भी ये पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि धर्म और भाषा के आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने संस्था, अपनी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो ये प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 30A, यानी 30 के फर्स्ट पार्ट में ये बात कही गई है कि अल्पसंख्यक अपने धर्म और भाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, तो जो मदरसे वगैरह हैं, तो आप इनका एग्जाम्पल देख सकते हो, वो इसी के आधार पर ये चलाते हैं और इसकी जो अनुशंसा करता है हमारे संविधान में अनुच्छेद 30A में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो मिड डे मील योजना है, प्राथमिक विद्यालय में जो मिड डे मील की जो व्यवस्था है, वो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जो कार्यक्रम जो है चलाया जाता है, इसका पर्पस क्या है? इसका क्या कारण है कि ये लाया गया था? तो इसका मुख्य कारण है कि बच्चों की जो नामांकन संख्या है उसको बढ़ाना, नामांकन संख्या बढ़ाना। कि जो बच्चे छुट्टी पे रहते हैं, जो बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, तो वो बच्चे स्कूल आएँ और अपनी एजुकेशन को प्राप्त करें। तो इस उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय में क्या स्टार्ट किया गया था? मिड डे मील, जिसमें खाना बच्चों को दिया जाता है। ठीक है गाइस, अगर हम बात करते हैं शुरू कब हुआ था, तो मिड डे मील जो इस प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था हमारा 15 अगस्त 1995। तो 15 अगस्त 1995 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था प्राथमिक विद्यालय में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण। आप जानते हैं जो छोटे बच्चों को काम ना करने की
जो बात कही जाती है किस कानून के अकॉर्डिंग कही जाती है, ये वही है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये बच्चों जो छोटे बच्चों को काम पे लगाया जाता है, जो उनके रोकथाम के लिए कार्य करता है। तो इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1994 में। तो 26 सितंबर 1994 में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में जो बाल विवाह निषेध कार्यक्रम है, बाल विवाह निषेध अधिनियम है, वो कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो जब बात करते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम ये भारत में कब लाया गया था। ठीक है, बाल विवाह का मतलब जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के लड़कियों की शादी या लड़कों के 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी करना क्या है, अवैध है। ठीक है, इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, गैर कानूनी माना जाएगा। तो अगर इसकी बात करते हैं ये कानून कब लाया गया था, तो ये लाया गया था हमारा लगभग 1929 में। ठीक है, तो 1929 में इसको लाया गया था और इसका श्रेय जाता है, इसके प्रस्तावक हैं हरविलास शारदा। इन्हीं के नाम पर ही ये एक्ट स्टार्ट किया गया था। तो इसी एक्ट का नाम है शारदा एक्ट। इसी को कहा जाता है शारदा एक्ट, क्योंकि इसको किसने दिया था, हरविलास शारदा जी ने इसको दिया था। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारे केंद्र सरकार ने 2006 में क्या किया है, इस कानून का नाम बदल के क्या कर दिया है, तो कर दिया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। अब इसका नाम यह हो गया है, पहले था शारदा एक्ट, अब इसको कहा जाता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो 7 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि सर्व शिक्षा जो अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, ये अभियान आप जानते हैं ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए स्टार्ट किया गया था। तो बात यह है कि सबसे पहले इसका प्रारूप कब सामने आया, इसका प्रारूप सबसे पहले कब रखा गया, तो इसका प्रारूप सबसे पहले देखने को मिला था 1998 में। तो ये सब सामने आया था, लेकिन इसका जो लागू जो हुआ, जो क्रियान्वयन जो हुआ था, ये हुआ था आपका 2001 में। ठीक है गाइस, तो सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए काम करता है, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। सबसे पहले 1998 में इसका सबसे पहले प्रारूप सामने रखा गया था और 2001 से इसको स्टार्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये कब आया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं तो ये आया था आपका 1987 टू 1988। ओके, तो 87 से 88 के बीच में ये लागू किया जाता है। और ये किस लिए था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था गाइस, इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, प्राइमरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया जाता है, इस मिशन को। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, लेकिन बाद में इसको अपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और ये स्टार्ट होता है आपका अपर प्राइमरी के लिए 1993 टू 1994 में। ठीक है, यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए इसे भी लागू कर दिया जाता है बाद में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, ये कब आया था। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2009 में लागू किया जाता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो टीचर्स को राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग टीचर्स को एक हफ्ते में कुल कितने घंटे पढ़ाना है। तो एक सप्ताह में, 1 वीक में, एक सप्ताह में जो भी प्लान करना है टीचिंग का, तो लगभग कितने घंटे का प्लान बनाना है, तो कितने घंटे क्रियान्वयन करना है अपनी टीचिंग को, तो ये करना है आपको 45 घंटे। तो एक हफ्ते में टीचर कितना पढ़ाएंगे, लगभग 45 घंटे पढ़ाएंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी के द्वारा
एनसीईआरटी के द्वारा जो एनसीएफ स्टार्ट किया गया था, एनसीएफ लागू किया गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, ठीक है, तो इसको कहा जाता है। तो ये स्टार्ट किया गया था 2005 में। तो एनसीएफ कब आया? एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 में इसको क्या करता है, लागू करता है, ये प्रस्तुत करता है, ठीक है। अगर हम एनसीएफ की बात करते हैं, यहाँ पर दो बातें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात है तो इसका काम क्या था? तो हमारे स्कूल में यानी विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है, पढ़ाने की जो व्यवस्था है, तो उसके संबंध में सारे का सारा रूपरेखा किसने तैयार करी थी? एनसीएफ के द्वारा स्थापित की गई थी कि किस तरीके से हमारा स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से हमें चलाना है। तो ये इसकी प्रस्तुति एनसीएफ ने की थी। और दूसरी बात ये है, और एनसीएफ ने सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया है? करके सीखना, कि बच्चे को करके सिखाओ, प्रैक्टिकली सिखाओ, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दिया है एनसीएफ ने, ठीक है। तो पहला था आपका जो स्कूल की शिक्षा है उसके ऊपर क्या किया था, ठीक है, प्रस्तुति दी थी। और दूसरी बात है कि एनसीएफ क्या करता है? करके सीखना पर ज़्यादा बल देता है। तो आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर 3 में हमने कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करी थी, और चैप्टर का नाम था प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास के। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार ये हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।